बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने फ़िज़िक्स में मेजरमेंट की क्या अहमियत है उस पर बात की थी। मेजरमेंट के लिहाज से फ़िज़िक्स का स्कोप कितना बड़ा है इसके बारे में हमने बात की थी। और आज अभी हम बात करेंगे लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट को देखेंगे। और हम पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। लॉर्ड केल्विन इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट था और इसने थर्मोडायनामिक्स में काफ़ी काम किया। और ये साइंटिस्ट कहता है पैमाइश की अहमियत के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। लॉर्ड केल्विन कहता है, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, you know something about it. When you cannot measure what you are speaking about or you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meager and of unsatisfactory kind. तो लॉर्ड केल्विन कह रहा है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं और उसको नंबर्स में ज़ाहिर कर सकते हैं, मसलन आप किसी बंदे के कह रहे हैं कि आप किसी बंदे के बारे में कहते हैं कि यार वो बंदा बहुत बड़ा है, उसका कद बहुत ऊंचा है। और फिर अगला सवाल होता है कि कितना ऊंचा है, और आप कहते हैं कि मसलन हम किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि वो 6 फीट टॉल है, एक एनिमल है 6 फीट टॉल है। हमें फ़ौरन समझ में आ जाता है अच्छा ये इतना बड़ा होगा, एक जहन में पिक्चर बनती है इतना बड़ा होगा, क्योंकि हमने उसको एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम किसी के बारे में बात कहें, मैं आपसे कहूँ मैंने जंगल में एक जानवर देखा है बहुत बड़ा है, ठीक है, आप पूछें कितना बड़ा है, मैं बोलूँ बहुत बड़ा है, तो आप इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। सिर्फ लफ्ज़ों से सेटिस्फाई नहीं होता जब तक इंसान उसका किसी चीज़ के साथ कंपेयर ना करे। या तो आप किसी नंबर के साथ उसको कंपेयर करें या किसी पैमाइश की हुई चीज़ के साथ उसका कंपेयर करें। अगर मैं बोलूँ मेरे कद जितना बड़ा है तो भी ठीक है, क्योंकि मेरा कद कितना है वो आपके सामने है, ठीक है। तो इसलिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम किसी चीज़ को नंबर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो लॉर्ड केल्विन के मुताबिक हमारा उस चीज़ के बारे में नॉलेज इनकम्प्लीट होता है। काफ़ी सही बात की है लॉर्ड केल्विन ने, ओके। लेकिन एक चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं वो हमेशा बियॉन्ड मेजरमेंट होती हैं, एंड दोज आर नॉट फिज़िक्स, ठीक है। वो साइंस की हदूद से भी बाहर है, लेकिन उनकी अपनी हकीकत है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे दी गई है, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये पिक्चर में जो इस तरह गोल सी एक डिस्क नज़र आ रही है चमकती हुई, ये गैलेक्सी है। इसको कहते हैं गैलेक्सी कहकशां। तो गैलेक्सीज जो है ना, वो हमारे स्पेस में उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स से बने हुए, अरबों सितारों से बने हुए। सितारा क्या है, सितारे कितने बड़े हैं, सूरज को देख लें, एक नॉर्मल सा सितारा है सूरज, ठीक है। हमारे सूरज से मिलियन टाइम बड़े सितारे भी हैं, लाखों गुना बड़े सितारे भी हैं। और हमारे सूरज के सामने हमारी ज़मीन की हैसियत एक चींटी जितनी है, जैसे फुटबॉल के सामने चींटी, फुटबॉल पे चींटी चल रही है, हमारी ज़मीन जस्ट इतनी सी है, ओके। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कि अरबों सितारे, हमारी गैलेक्सी, इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। जिस गैलेक्सी में हमारा सूरज है इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में 100 अरब सितारे हैं, 100 बिलियन स्टार्स हैं, 100 बिलियंस। और जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है इसमें 1 ट्रिलियन, 1 खरब सितारे हैं, इसमें ज़्यादा सितारे हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा, तकरीबन शायद 10 गुना बड़ी होगी कम अज़ कम। तो ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये आसमान में नज़र नहीं आती क्योंकि आसमान में चाँद और तारों की रोशनी की वजह से ये मध्यम है, ब्लर है, नज़र नहीं आती। लेकिन अगर हमारे पास टेलीस्कोप हो तो हम इसको देख सकते हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी को। और इसका फ़ासला कितना है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी का फ़ासला कितना है, इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि इसकी रोशनी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी की रोशनी ज़मीन तक पहुँचने में 2.5 मिलियन ईयर्स लगाती है। 2.5 मिलियन, 2.5 ईयर्स नहीं, 2.5 मिलियन ईयर्स, इसका मतलब है 25 लाख साल। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की रोशनी ज़मीन तक 25 लाख साल लगते हैं पहुंचने में। इसका मतलब आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी को जब टेलीस्कोप में देखेंगे तो 25 लाख साल पुरानी रोशनी देख रहे होंगे आप,
ओके, अमेजिंग है। तो हालांकि हमारी, और आप इसका आप अंदाज़ा यूँ लगाएं कि इसका फासला कितना ज़्यादा है। हमारा सूरज सिर्फ 8 मिनट में रोशनी, 8 मिनट 20 सेकंड में सूरज की रोशनी पहुंच जाती है, बहुत करीब है। करीबी सितारा हमारी मिल्की वे, अपनी हमारी मिल्की वे के जो सितारे हैं उनकी रोशनी यहाँ तक आने में, करीबी सितारे की अल्फ़ा सेंचुराई, सूरज सबसे नज़दीक हो गया हमारे, सूरज के बाद जो दूसरा नज़दीक सितारा है अल्फ़ा सेंचुराई, उसकी रोशनी हम तक पहुँचने में 2.5 साल लगाती है, सिर्फ 2.5 साल। 2.5 साल हालांकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन एंड्रोमेडा के मुकाबले में कम है। यानी आप सितारों को जो देख रहे हैं, कोई सितारा 1 साल से ज़्यादा नया नहीं हो सकता, सॉरी 2-2.5 साल से नया नहीं हो सकता। सबसे करीब 2.5 साल गए, बाकी सब आप सोच लें, ठीक है, कि आप उनकी रोशनी बाद में पहुंच रही है। और कोई भी गैलेक्सी लाखों साल से ज़्यादा नज़दीक आप नहीं देख सकते। इतनी लाखों साल पुरानी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो गैलेक्सी को आप यूं तस्वर करें जैसे आप वॉशिंग मशीन में झाग को देखते हैं। तो पता नहीं कितने बुलबुले होते हैं उस वक्त वॉशिंग मशीन में जब फुल झाग निकल रही होती है। तो गैलेक्सी सितारों की झाग है, हर उसमें जो बबल है, हर चमकता हुआ डॉट एक सितारा है। और इतने सितारे हैं जैसे कोई झाग बनी हुई है सितारों की, और जैसे रेत के ज़रात होते हैं। सितारों का पूरा बादल है, पूरा क्लाउड है। झाग भी कम है, मैं समझता हूँ हमें ये कहना चाहिए झाग का एक बादल है, सितारों का एक पूरा बादल है बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं गैलेक्सी। और हर सितारा एक पूरा जहान है। अगर आप हर सितारे को टेलीस्कोप से देखें तो उसके गिर्द प्लैनेट्स और उसके गिर्द एक पूरा सिस्टम मौजूद होता है, जैसे हमारा सूरज के गिर्द एक पूरा सोलर सिस्टम है। लेकिन अभी तक इंसानों के पास इतनी अच्छी टेलीस्कोप्स नहीं हैं कि हम सितारों के साथ घूमते सैयारों को भी देख सकें। दूसरे से अपने सैयारों को तो हम देख रहे हैं, सूरज के गिर्द सोलर सिस्टम को तो हम देख रहे हैं, लेकिन हम दूसरे सितारों के, जैसे एंड्रोमेडा है, उसके स्टार्स हैं और उसके भी प्लैनेट्स भी होंगे, तो हम उसके प्लैनेट्स को नहीं देख पा रहे। इतनी अच्छी टेलीस्कोप्स नहीं है। इसीलिए अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाई गई है, JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, $10 अरब की बनाई गई है, नासा ने बनाई है। तो ये स्पेस में भेजी गई है और इसमें ये एबिलिटी है कि किसी हद तक उन सियारों को देख सकती है। तो ये टेलीस्कोप, इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमें बता सकेगी शायद कि आसमान में उन सितारों में कोई मखलूक है या नहीं, कोई एलियंस हैं या नहीं, कोई और मखलूक़ात रहती हैं या नहीं, पानी या इस तरह की कोई दुनिया जहान कोई आबाद है या नहीं। ये इंसान का एक बड़ा एक सवाल है जो इंसान को हमेशा से तंग करता है कि यार ये इतनी बड़ी कायनात है कि इसमें हम इंसान ही हैं सिर्फ अकेले, या कुछ और जहान भी हैं। तो ये दूसरे जहानों को ढूंढने के लिए इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो क्योंकि सितारों की तादाद बहुत ज़्यादा, खाली एक गैलेक्सी में 1 खरब है, ट्रिलियन के हिसाब से सितारे हैं। तो आप सोचें जेम्स वेब को कितना वक्त लगेगा एक एक सितारे पर तहकीक करने में। तो इसलिए तो इसमें तो बहुत ज़्यादा, इंसानों की उम्र थोड़ी है हमारी, ये तहकीक इंसानी उम्र से ज़्यादा है। जो सितारे इसमें बिखरते इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रेविटी इनको होल्ड करके रखती है। जैसे इंसान एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें तो ज़्यादा दूर नहीं जाते, ठीक है, वो हाथ पकड़ना उनको एक होल्ड करके रखता है, ठीक है। जैसे अक्सर लोग पानी दरिया पार कर रहे होते हैं, या ठीक है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के पार कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल सब सितारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। गैलेक्सीज़ ने भी हाथ पकड़ा हुआ है। हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे को खींचते हैं। इसलिए हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का एक ग्रुप बना हुआ है। 50 और गैलेक्सीज़ भी हैं, ठीक है, जिससे एक लोकल ग्रुप है, ठीक है। ये सारी 50 गैलेक्सीज़ 50 फ्रेंड्स की तरह यूनिवर्स में मूव करती हैं। अमेजिंग है। ये बातें सुनकर इंसान को मालूम होता है कि उसकी हैसियत कुछ नहीं है इस कायनात में, इसका साइज़ इंसान की कोई हैसियत नहीं है, कितना कम है। और खुदा की जो क्रिएशन है और खुदा के इरादे कितने वसी हैं जिनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं, न जाने क्या इरादे हैं। ये बड़ी अहम बात होती है साइंस में। जब इंसान साइंसदान बन जाता है तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उसको वो बातें पता चलें जो ज़मीन पर किसी चलते फिरते इंसान के इल्म में नहीं है। ये सबसे बड़ी उसकी दौलत होती है। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। अब हम थोड़ा सा इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस को। अब हम बेटा इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। आपको इतना सुन के तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये फ़िज़िक्स कितनी बड़ी है।
एक इंसानी एज एक सब्जेक्ट को नहीं कवर कर पा रही, फिज़िक्स के एक टॉपिक को नहीं कवर कर पा रही। एक इंसान की पूरी उम्र एक चीज़ को कवर नहीं कर पा रही। एक ऑब्जेक्ट को, एक एंड्रोमेडा को हम पूरी ज़िंदगी में नहीं समझ सकते, एक मिल्की वे पूरी ज़िंदगी में नहीं समझ सकते, तो फिर पूरी फ़िज़िक्स कहाँ समझ में आएगी? इतनी छोटी सी उम्र इंसान की। इसलिए फ़िज़िक्स को ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है, शाखें। तो जब आप फिज़िक्स पढ़ के आप आगे जाते हैं, आपसे कहा जाता है जी आप इस एक शाख को पकड़ लें, ठीक है, और इसमें पीएचडी कर लें। दूसरे को कहा जाएगा आप इसको पकड़ लें, इसमें पीएचडी कर लें। जैसे दरख्त पे एक चींटी अपना एक जगह एक सुराख में अपना एक घर बना लेती है, और बाकी पूरे दरख्त के बजाय दरख्त का एक वो कोना उसके लिए पूरा एक जहान होता है उसका। तो इसी तरह फ़िज़िक्स में, फ़िज़िक्स एक इतनी वसी कायनात है, एक वसी जहान है, अल्लाह ने इल्म का एक जहान बनाया। तो इसमें आप किसी एक ब्रांच में जाके आप एक्सपर्ट बन सकेंगे। ओके, तो हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिक्स। फ़िज़िक्स की सबसे पुरानी ब्रांच है मैकेनिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट्स की हरकत को स्टडी करती है कि चीज़ें हरकत क्यों करती हैं। अगर चीज़ें हरकत नहीं करती तो क्यों नहीं करती, और करती हैं तो क्यों करती हैं। ये फ़िज़िक्स की जो ब्रांच है हरकत और सुकून को स्टडी करती है, रेस्ट एंड मोशन को स्टडी करती है। दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। ओके, अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसको जो मशीनें होती हैं उनमें पुर्जे मूव करते हैं, ठीक है। आप गाड़ियों के इंजन देख लें, आप बड़ी बड़ी विंड टर्बाइन जो बिजली पैदा करती हैं, ठीक है, आप जनरेटर को देख लें, ठीक है, आप बुलडोज़र्स को, हवाई जहाज़ को देख लें, तो ये मैकेनिक्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। ओके, चीज़ों की हरकत। हीट, हरारत, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जो हरारत, हीट की नेचर को स्टडी करती है। ये किस नौइयत की चीज़ है, आखिर ये जो गर्माइश है, ये जो हीट है, हरारत है, ये किस नौइयत की चीज़ है। ये इसको स्टडी करना, हीट को, ये फ़िज़िक्स की ब्रांच हीट स्टडी करती है। इसका एक जो सही टेक्निकल नेम है वो थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स ये फ़िज़िक्स की बड़ी ख़ास ब्रांच है। आप हीट को ऐसे ना समझें। ओके, आप देखें रेफ्रिजरेटर ईजाद हुआ, एयर कंडीशनर ईजाद हुआ, इंजन को देखें, इंजन को क्या मिलता है? हीट मिलती है, हीट मिलती है इंजन। और देखें पूरा हमारा दुनिया का इस वक्त जो निज़ाम है, ठीक है, एक वक्त था इंसान बैलों से और ऊँटों से और इनसे काम लेता था। उस वक्त क्या होता था? इतना काम नहीं होता था, इतनी हम खेत नहीं उगा सकते थे, इतना माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते थे जितना माल एक रेलगाड़ी पहुंचा सकती है, या जितना माल एक ट्रक ले जा सकता है। बैलगाड़ी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ये इनके पीछे ताकत कहाँ से आ रही है? बहुत बड़े बड़े इंजन से आ रही है। शिप को देखें आप, एक शिप कितना माल ट्रांसफ़र करता है। ओके, वो रीज़न क्या है? थर्मोडायनामिक्स। उसके पीछे जो पावर है ना, वो हीट की पावर है, वो आग की ताकत है। ओके, तो ये थर्मोडायनामिक्स की स्टडी से हमें इंसान को ये एबिलिटी हासिल हुई है। उसके बाद आप देखें साउंड की बात करते हैं। ओके, फिज़िक्स की ये ब्रांच है। आप देखें फिज़िक्स कितनी हैरत अंगेज़ है ना, कितनी डिफरेंट ब्रांचेस यूनिक किस्म की आ रही हैं। साउंड, इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ख़ास तौर पे सब कुछ छोड़ के हम सिर्फ आवाज़ को स्टडी करते हैं, आवाज़ों का मुताला करते हैं। ये भी इतनी वसी ब्रांच है कि पूरी ज़िंदगी लोग इसमें पीएचडीज़ करते हैं, ठीक है, अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करते हैं आवाज़ को स्टडी करने में। और फिर ऐसी चीज़ें ईजाद होती हैं और हो रही हैं, ओके, कि जो इंसानी जहन सोच के हैरान रह जाता है। मसलन एक इन्वेंशन हुई है, एक अमेरिकन इंजीनियर ने एक ऐसा स्पीकर ईजाद किया है। ओके, उसकी आवाज़ जब निकलती है तो सिर्फ सीधी जाती है, फैलती नहीं है। मसलन आप कमरे में अगर आप टीवी चला के बैठ जाएं और आप साथ में वो साउंड सिस्टम लगा लें और आप उसका साउंड सिस्टम का मुंह अपनी तरफ करें, तो आपके साथ बैठे बंदे को आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ जो बैठा हुआ सुन रहा है उसको आएगी, आपके साथ बैठा हुआ उसको नहीं आएगी। अनबिलीवेबल बात है कि नहीं? आप अल्ट्रासाउंड को देखें। ओके, अल्ट्रासाउंड को, अच्छा, ये ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इस्तेमाल इस और भी कई कामों में, अजीब कामों में किया जाता है। मसलन
एक बिल्डिंग में अगर चोर छुपे हुए, ठीक है, तो इतनी हाई इंटेंसिटी की आवाज़ भेजी जाती है बिल्डिंग की तरफ या जिस कमरे में या जिस जगह चोर छुपे हुए कि उनके कान के पर्दे डैमेज हो जाते हैं और वो सरेंडर कर देते हैं, और पड़ोसियों को या इर्द गिर्द के लोगों को आवाज़ नहीं आएगी, और जिनको आपने पकड़ना है, गिरफ़्तार करना है, वो आवाज़ सुन के उनको सर में दर्द होगा, वो पागल होके बैठ जाएंगे और अपने आप को हथकड़ियाँ लगवा देंगे। तो ये आवाज़ को हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते अच्छा आवाज़ में क्या ख़ास बात है, नहीं, आवाज़ का इल्म इतना वसी है कि और इसमें वो कमालात हैं जो शायद हमारे ख़यालात में भी नहीं होंगे। लाइट, ऑप्टिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। अब ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जो ख़ास तौर पे लाइट को स्टडी करती है, ये बहुत वसी है। इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड द यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये तो बहुत वसी है, आम लोग भी जानते हैं। आवाज़ के बारे में शायद इतने लोग ना जानते हों कि फ़िज़िक्स में आवाज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके अलग अलग ब्रांच क्यों है। ऑप्टिक्स तो हम देखते हैं, आप कैमरों को देख लें, आप टेलीस्कोप्स देख लें, माइक्रोस्कोप्स देख लें, ओके। और अब जो इंटरनेट आ रहा है वो भी ऑप्टिक्स से आ रहा है, लेज़र्स, ठीक है। तो ऑप्टिक्स से फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है, और ये इंसान की ज़ात के लिए बड़ी अहम है। हमारी आँखें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिक्स की स्टडी से सीधे आँखों के कई इलाज डिस्कवर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स बहुत ही पुरानी ब्रांच है और ये न्यू नहीं है, बहुत पुरानी ब्रांच है। अब नेक्स्ट ब्रांच जो है ना ऑप्टिक्स में एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो साइंसदानों ने ईजाद किए, कमाल गए। एक तो टेलीस्कोप है, हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है, ये ऑप्टिक्स का कमाल है। टेलीस्कोप ये मैंने वैसे ही बस एक बना दी है, ठीक है, जस्ट फॉर द, लेकिन अब जो टेलीस्कोप्स हैं ना वो उनकी शक्ल भी मुख्तलिफ होती है बहुत, और वो काम में भी बहुत एडवांस है। जैसे हम JWST की बात कर रहे थे, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, तो वो बहुत मुख्तलिफ दिखती है जेम्स वेब, और उसका काम भी बड़ा हैरत अंगेज़ है। और दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है वो बड़ा कमाल का, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, ओके। तो माइक्रोस्कोप भी आपने देखी होगी, बहुत कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। तो माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स ये बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो ऑप्टिक्स वालों ने बनाए, जिससे इंसान का जो इल्म है उसमें बड़ा, और इंसान का जो मुशाहिदा है, एक होता है इल्म, एक होता है मुशाहिदा अपने ऑब्जर्वेशन, कि इंसान अल्लाह की बनाई हुई जो यूनिवर्स है उसको देख सकता है अपनी आँखों से। तो ये जो दो इंस्ट्रूमेंट है ना ये कमाल के हैं, और ये कमाल हमें ऑप्टिक्स, रोशनी का मुताला करके, रोशनी की तहकीक से हमें ये इंसान को ये मकाम हासिल हुआ है कि खुदा की बनाई हुई। अब टेलीस्कोप एक नए जहान में ले जाती है, माइक्रोस्कोप एक नए जहान में ले जाती है, ओके। सो दीज आर दी मिरेकल्स, ये कमालात हैं ऑप्टिक्स के। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की तरफ। बिजली और मकनातीसियत बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे आके बड़ा मज़ा आता है, बहुत इंसान के लिए बड़ी हैरत की बात है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बिजली और मकनातीसियत के ऊपर एक पूरी ब्रांच है। हैरत अंगेज़ बात ये है, अच्छा ये दो चीज़ें बड़ी अलग अलग लगती हैं, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफ़ेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ज़र्रा है, एक पार्टिकल है जो तारों में होता है। जब वो रुका होता है उसको कहते हैं हम एक चार्ज रेस्ट में, तो बिजली नहीं होती, बिजली होती है ज़ीरो, कोई बिजली नहीं होती, सब चीज़ें बंद, बल्ब बंद, हर चीज़ बंद हो जाती है। इलेक्ट्रॉन मौजूद है लेकिन खड़ा हुआ है, चल नहीं रहा। जैसे ही ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आता है हमारे घर की तारों में इलेक्ट्रॉन चल पड़ता है। जब चल पड़ता है तो हर चीज़ को एनर्जी देता है और एक कमाल हो जाता है, ठीक है। जब बिजली आती है तो कमाल हो जाता है, बटन मारो दिन, बटन बंद करो रात, ठीक है। उधर बिजली जाएगी तो क्रिकेट मैच चल रहा होगा, ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ के नज़ारे हम बैठ के देख रहे होंगे। वही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से क्या होता है, कई अपॉर्चुनिटीज़, कई नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं, ठीक है। उसी बिजली से एक तरफ हम ज़मीन से पानी खींच रहे हैं, टंकी भर रही है,
उसी बिजली से हम कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, एक तरफ खाना बन रहा है, इलेक्ट्रिक चूल्हे पे बन रहा होगा, एक तरफ गर्मी लग रही है, चलें बटन ऑन किया, हमारा पंखा चालू हो गया, मज़ा आ गया। ठीक है, शदीद गर्मी है जी, एसी ऑन हो गया। ठीक है, कमाल हो गया। अंदर सर्दियाँ बनी हुई हैं, बाहर गर्मियाँ, लोग मर रहे हैं, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है और आप मौजें कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कमाल है। आखिर क्यों ऐसा होता है? फिज़िक्स की ब्रांच इस चीज़ को स्टडी करती है कि ऐसा क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्या क्या मज़ीद हो सकता है, पता नहीं और क्या क्या होगा कि इंसान ने एक ज़र्रे की हरकत से क्या क्या नए इम्पॉसिबल, क्या क्या मुमकिन नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बना दिया। ठीक है, और न जाने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इंसान को, कैसे मौक़े इंसान ने खोले। ठीक है, कैसे अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सहूलत के दरवाज़े खोले। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से पता नहीं और आगे क्या क्या होगा और क्या क्या हो चुका है। तो इसको स्टडी करती है फ़िज़िक्स की ब्रांच, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। उसके बाद है एटॉमिक फ़िज़िक्स, बहुत इम्पॉर्टेंट फ़िज़िक्स है। एटॉमिक फ़िज़िक्स की बहुत, अब हम बारीकियों में जा रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि फ़िज़िक्स जो है वो अजीब है इस मामले में। ठीक है, हम जो बड़ी से बड़ी चीज़ का तसव्वुर करें, उससे लेकर और छोटी से छोटी चीज़ का तसव्वुर करें, उसको स्टडी करती है। तो फ़िज़िक्स इस मामले में बहुत बारीक और बहुत वसी है। तो अब हम बारीकियों में जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम एटम, इलेक्ट्रॉन और एटम्स की बात कर रहे हैं। ये वो ज़र्रात हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, अब आकर एक माइक्रोस्कोप ईजाद हुई है जिसको हम STM कहते हैं, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिससे हम एटम को देख सकते हैं। लेकिन इतना वाज़े नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी नज़र आ रहे हो, नहीं, बस हमें ये पता चलता है एक नुक्ते की तरह कि यहाँ एटम है। ओके, सिर्फ उसके होने ना होने का पता चल जाता है। तो STM से हम एटम्स को स्टडी करते हैं। एटम के अंदर फिर एक जहान है, अजीब बात ये, एक अनदेखा जहान है एटम के अंदर। वो क्या है? एटम के अंदर हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके न्यूक्लियस में हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये एटम है। और इन ज़र्रात के अंदर और ज़र्रात भी हैं, इनके अपने उसूल हैं और कायदे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के हरकत करने के अपने कायदे हैं। अंदर ज़र्रात अपने कवानीन और उसूल के मुताबिक उनकी एक अपनी फ़िज़िक्स है। ठीक है, और उनके अपने उसूल और कायदे हैं। और ये अंदर एनर्जी और तवानाई का और एनर्जी का एक ख़जाना है इनके अंदर। इंसान उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम क्या करते हैं, हम न्यूक्लियस को, हम इसके अंदर जो इसका एटम का ये न्यूक्लियस है, हम इसको ज़्यादा स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ बाहर को स्टडी करते हैं। ओके, एटम इतना बड़ा है, एटम वैसे तो इतना छोटा है, लेकिन इसके अंदर इल्म इतना ज़्यादा है कि इंसान पूरे एटम को एक इंसान नहीं समझ सकता। इसलिए इसकी भी 2 ब्रांचेस कर दी गई हैं। न्यूक्लियर वाले अलग खाली न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये किस उसूल और कायदे के तहत घूम रहे हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए अलग फ़िज़िक्स की ब्रांच है। इसको हम एटॉमिक कहते हैं, जो एटम को बाहर से स्टडी करते हैं, और जो एटम के सेंटर को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर, ये अलग ब्रांच है। अब आप अंदाज़ा करें कि फ़िज़िक्स जो है ना वो इस मामले में क्या है। ठीक है, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फ़िज़िक्स, 2 फ़िज़िक्स की ब्रांचेज 2 फ़िज़िक्स की ब्रांचेज हो जाती हैं। इट इज़ दी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। तो इससे मुराद ये है कि जो एटम का न्यूक्लियस है ये नहीं, बल्कि इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, ये। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ इसमें बता देना चाहता हूँ कि जो रोशनी पैदा होती है ना, जो हम ये रोशनी देख रहे हैं इस वक्त, दिन है, सूरज की रोशनी, ये एटम के बाहर से आती है। मोबाइल की रोशनी एटम के बाहर से। ठीक है, तो एटम के बाहर से ना रोशनी जो पैदा होती है, जो हम देख रहे हैं, चाहे आग की रोशनी है, चाहे ट्यूबलाइट की रोशनी है, बल्ब है, LED है, टॉर्च है, सूरज है, ये न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, रोशनी वही पैदा कर रहे हैं। तो इस दुनिया में जो रंग हैं, जो तरह तरह के नज़ारे हैं, खूबसूरत नज़ारे और हैरान करने वाले नज़ारे, वो सारे एटम के इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन के डांस का नतीजा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के, मैं इसको डांस कह रहा हूँ, ठीक है, बस इसको और पता नहीं क्या लफ्ज़
कहना चाहिए, ठीक है। बस इनका खेल है सारा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। ये इनका तमाशा है, ठीक है। इनकी एक्टिविटी है ऐसी जिससे अगर हम डांस का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें तो हम अंदाज़ कह सकते हैं, ठीक है, कि उसके अजीब व गरीब अंदाज़ हैं इलेक्ट्रॉन के, और हर अंदाज़ से उसके नए नए अंदाज़ हैं, ठीक है, जिनसे नए नए कमालात करता है वो। अभी तक हम समझ नहीं सके कि उसके कितने फंक्शंस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फंक्शनैलिटी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सके हम, हालांकि इसको दरियाफ्त हुए हुए तकरीबन 100 साल होने वाले हैं। 100 साल से इंसान इलेक्ट्रॉन को जानता है, तकरीबन 100 साल से। 100 साल कम नहीं होते, इंसान की उम्र से भी ज़्यादा। 100 साल से हमें एक ज़रा नहीं समझ में आ रहा कि ये अभी इसी की बात नहीं ख़त्म हो पा रही हमसे कि चलो यही समझ में आ जाए, ठीक है, कम से कम एक की तो कहानी पूरी हो। ये एक चैप्टर नहीं हमसे पूरा हो रहा। ठीक है, क्या बात है। हाँ, सूरह कहफ की एक आयत है, कभी इंशाल्लाह आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। वो आयत फिर अपने आप में एक कमाल है, अभी बता देता हूँ। सूरह कहफ के आखिरी रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमात रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर सारे जो समंदर हैं वो इंक बन जाएं, सारे दरख्त अगर कलमे बन जाएं, सारे दरख्तों की कलमे बनाओ, तो मेरी बातें लिखने बैठ जाओ, तो मेरी बातें, ये समंदर ख़त्म हो जाएंगे, ये कलमे ख़त्म हो जाएंगी, घिस जाएंगी, लेकिन मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह ताला फरमाता है। अच्छा, अल्लाह ताला की बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, जो उसकी तख्लीक की स्टोरी है वो उसकी बात है। हमारी बातें होती हैं खाली बातें हैं, ठीक है, ये की ये गई, कुछ हुआ नहीं। जो खुदा का जो कलाम है वो हकीकत बन के, एक तख्लीक बन के हमारे सामने आ चुका है। इसलिए हम कभी भी इस स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुदा की स्टोरी है, ये उसकी दास्तान है, उसकी कहानी, उसकी दास्तान है, उसकी बातें हैं। इसलिए हमसे कभी मुकम्मल होने वाली नहीं है ये दास्तान। ये फिर जब इंसान मिलेगा और उसके पास जाएगा, जिसके पास इल्म होगा तो वो सवाल करेगा, ठीक है। ये मज़े वो लेगा जिसके पास इल्म है, और वो इतना दुनिया में ऐसा है कि अगर वो इतना साफ़ सुथरा हुआ, इतना अच्छा इंसान हुआ कि रब उसको अपनी मुलाकात का शर्फ दे, फिर उसके मज़े होंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि एटॉमिक इतना छोटा एटम है, तो बाहर अलग फ़िज़िक्स है जिसको हमें अलग करना पड़ा, उसको एटॉमिक फ़िज़िक्स के तौर पर, और ख़ाली ये जो अंदर न्यूक्लियस है इसके लिए अलग फ़िज़िक्स है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये इसको बाहर से वास्ता नहीं है, ये अंदर से वास्ता है इसको। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई न्यूक्लियस की जमा है, ठीक है, जैसे अंग्रेज़ी में जब वाहिद जमा होता है, उर्दू में भी होते हैं। न्यूक्लियाई मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस। तो ये क्या करती है, सिर्फ न्यूक्लियस को स्टडी करती है, ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स। एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, और इस न्यूक्लियाई के अंदर और कैसे कैसे ज़र्रात हैं। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गए, उसका तो इलेक्ट्रॉन का जो किस्सा है वो चला गया एटॉमिक फ़िज़िक्स में। अब हम आ गए न्यूक्लियर में, तो न्यूक्लियर में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर और कौन कौन से ज़रात हैं, और अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है इनके अंदर, तो वो जो अंदर की दास्तान है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स इसको डिस्कवर करती है। अब है प्लाज्मा फिज़िक्स। ये वो चीज़ है जो नई होती है। अक्सर हम बच्चों के सामने जब प्लाज्मा का नाम लेते हैं, तो मैट्रिक तक बच्चों ने, जो 9 तक के बच्चे होते हैं, उन्होंने नाम नहीं सुना होता प्लाज्मा फिज़िक्स का, ओके। असल में प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आपने मादे के बारे में पढ़ा होगा कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मादे की 3 हालतें हैं, ठोस, माया और गैस, ओके। ये बात सच तो है लेकिन आधा सच है, पूरा सच नहीं है। मादे की सिर्फ 3 हालतें नहीं हैं, मादे की और भी हालतें हैं, कई हालतें डिस्कवर हो चुकी हैं, ठीक है। मादे की एक हालत सॉलिड है, ये सच है, लिक्विड सच है, और गैस भी सच है। इस एक और हालत होती है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। मादे की एक और हालत को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ये क्या है प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा अनदेखा नहीं है, आपने देखा है। ये जो आग होती है ना,
इसको प्लाज्मा कहते हैं। ओके, सादा लफ्ज़ों में अगर बताया जाए तो टेक्निकल डेफिनेशन तो इसकी फिर और है, ठीक है, कि अगर हम एटमों को, गैस को इतना गर्म करें कि उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाएं सारे, न्यूक्लियस एटम बिखर जाए इस तरह से कि उसके इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएं सारे और न्यूक्लियस अलग हो जाएं, और वो सारे के सारे बिखर कर घूम रहे हों और वो रोशनी पैदा कर रहे हों, तेज़ चमक पैदा कर रहे हों, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। इसकी ज़्यादा अच्छी मिसाल मैं आपको दूं कि आसमानी बिजली जब कड़कती है, बादलों से आसमानी बिजली जब कड़क के नीचे आ रही होती है, तो उसकी जो कड़क होती है ना, और जो कड़क की जो लकीर होती है, चमकदार लकीर, तेज़ एकदम दिन हो जाता है, ये जो लकीर है ना, ये प्लाज्मा है। इसका जो दर्जा हरारत है वो 6600 डिग्री होता है। आसमानी बिजली का दर्जा हरारत 6600 डिग्री है। और प्लाज्मा की मिसाल है सूरज। अगर आप सूरज को देखें तो इसकी प्लाज्मा की एक और मिसाल जो समझने में ये भी आसान है, सूरज को देख लें आप, सूरज प्लाज्मा है। आप सूरज की तरफ देखें, क्या ज़रूरत है किसी की थोड़ी देर बैठ देखता रहे ज़रा? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा है। अच्छा, हैरत अंगेज़ बात यह है कि हमारी कायनात जो है उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, और अभी मैंने आपको एक और हालत बताई है प्लाज्मा, इसके मुकाबले में सॉलिड, लिक्विड और गैस के मुकाबले में प्लाज्मा ज़्यादा है इस कायनात में। क्यों? आपने देखा सितारे बड़े हैं, सितारे छोटे हैं उनके मुकाबले में, और सितारे, सूरज समेत, हमारा सूरज भी प्लाज्मा है, और जितने भी सितारे हैं वो सब प्लाज्मा है। प्लाज्मा की ये खूबी है कि ये इतनी तेज़ चमक पैदा करता है, शाइन पैदा करता है और रोशनी पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारी कायनात रोशन है, ठीक है, इस प्लाज्मा की वजह से। इस प्लाज्मा में बड़ी तहकीक है, बड़ी तहकीक हो रही है और होगी भी। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो चौथी मादे की हालत है प्लाज्मा, इसको स्टडी करता है प्लाज्मा फिज़िक्स। ओके, लास्ट में है जी जियोफिज़िक्स। वैसे तो और भी फिज़िक्स की कई ब्रांचेज हैं, लेकिन आपके इसमें कोर्स में इतनी दी गई हैं। जियोफिज़िक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये ज़मीन के अंदरूनी बनावट को स्टडी करता है। ज़मीन के अंदर बड़ी फिज़िक्स चल रही है। बहुत सादा बात तो ये है, देखें, सादा तरीन बात, इतनी बात मैं करना इसमें मुनासिब समझता हूँ कि एक कोर होता है, एक मेंटल है और एक क्रस्ट है ज़मीन की। आपने ये सुना होगा, ज़मीन की 3 तह हैं। इस क्रस्ट के ऊपर हम रह रहे हैं, अंदर मेंटल है, गर्म लावा है, यहाँ तो हम एक पल भी नहीं गुजार सकते, और अंदर कोर है, ये लोहे और निकल का बना हुआ है, ठीक है। और इस ज़मीन की जो हिफाजत कर रहा है, एक तो हमारा एटमॉस्फेयर हिफाजत कर रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से एक हिफाजत है। एक और आपको मिसाल देता हूँ मैं कि ज़मीन के बारे में फ़िज़िक्स की ब्रांच क्यों है। ये जो कोर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। हमारी ज़मीन एक मैग्नेट है, कभी सुना है आपने? हमारी ज़मीन एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ओके, हमारी ज़मीन बहुत बड़ा मैग्नेट है, इसीलिए आप इसमें सुई लटकाते हैं तो ये नॉर्थ साउथ की तरफ इशारा करती है, ठीक है, नॉर्थ साउथ की तरफ सुई इशारा करती है, क्योंकि हमारी ज़मीन बहुत बड़ा मैग्नेट है। ये मैग्नेट जो है ना, हमें सूरज के गज़ब से बचा रहा है। सूरज ख़तरनाक शुआएं पैदा करता है, इतने बड़े बड़े शोले भेजता है, हालांकि ज़मीन सूरज से बहुत दूर है, फिर भी इसके जो फ्लेयर्स हैं, इसके सूरज के फ्लेयर, बड़े बड़े शोले, उसमें ख़तरनाक शुआएं आती हैं, जो मकनातीसी मैदान, जो ज़मीन की फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वो उनको मोड़ देती है। जैसे जंग में आपने देखा होगा ना, किसी वॉरियर के पास वो होता है और आने वाले तीरों को रोक लेता है। हाँ, बिल्कुल ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड सूरज के हमलों को रोक देती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ढाल बना के रोक देती है, वरना ये शुआएं हमारी बॉडी के आर पार हो जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, क्यों हो रही है, ज़मीन के अंदर इतने कमालात क्यों हैं, इन राज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश करती है जियोफिज़िक्स। इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है। फ़िज़िक्स की तमाम ब्रांचेस को हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के एक इम्पॉर्टेंट चार्ट को रिवाइज़ करेंगे। वो चार्ट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे हमारे तमाम न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे, और फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे और एक दो छोटे से चार्ट्स को डिस्कस करेंगे, और फिर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।